वेलकम टू क्लास 31। लास्ट टाइम की क्लास के अंदर हमने सीखा था जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज को कैसे पास करना है, या एक तरह से कहें कि तो एक इंट्रोडक्शन सा हो गया था, है ना। अब लास्ट टाइम मैंने सेटिंग सिखा दी थी, एक बार सेटिंग का शॉर्टकट रिवीजन कर लेते हैं। F11 और F11 के बाद हमने दबाया था F3, है ना। करके दिखाऊँ क्या? दिखाता हूँ। ये आ गए F11 F3 कम स्टेटरी टैक्सेशन पे। यहाँ पे ये जीएसटी वाला ऑप्शन आपने यस रखना है, और ये डिटेल वाला ऑप्शन में आप अपनी डिटेल सेट करेंगे कंपनी की कि क्या डिटेल है आपकी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आप जीएसटी नंबर सही नहीं भरते हैं, क्योंकि अभी तो मैं सीखने के लिए जनरली ऐसे ही भर दिया, लेकिन अगर आपने सही नहीं भरा तो इस तरीके से एक एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, जैसे मान लो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको करके कि एरर कहाँ से आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वापस से इसको यस किया और इसको भी यस किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे ही गया और एंटर किया तो देखो ये आ गया आपका जीएसटी का एरर कि वेरीफाई द कंपनी जीएसटी यूआईएन, कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं एक वैलिड जीएसटी डाल लेता हूँ। तो मेरे पास एक जीएसटी है ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वही डाल के आप लोगों को सिखा दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक जीएसटी ले लेता हूँ, जीएसटी नंबर, ठीक है, जो कि है मेरे पास। तो मेरे पास जो जीएसटी नंबर है 07 जो होता है वो स्टेट कोड होता है। ये मैंने आपको जीएसटी की क्लासेस स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर आपने वो क्लासेस मिस करी हैं तो आप उन क्लासेस को रिवीज़ करने के लिए वो वीडियोस दोबारा देखिए। ठीक है, क्योंकि जब हम दोबारा रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। ठीक है, डबल जीरो हमने डाला 07, उसके बाद डबल ए सी पी एल के बाद है 1069 N 1 Z I। ठीक है, ये एकदम सही जीएसटी नंबर है। तो देखिए क्या इसके बाद एरर आता है। तो जैसे ही मैंने सही जीएसटी नंबर डाला तो आप देखोगे कि इसके बाद एरर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि जीएसटी नंबर, चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं चाहे ऑफलाइन काम कर रहे हैं, अगर आप जीएसटी नंबर कभी भी गलत डालोगे तो वो वहाँ पे गलत ही शो करेगा, और सही डालोगे तो सही शो करेगा। ठीक है, ये रिटर्न फाइलिंग होती है, क्वार्टरली होती है R1। ठीक है, जीएसटी R1 यानी सेल्स की रिटर्न हमें क्वार्टरली फाइल करनी होती है। और जीएसटी 3B जो है वो उसका टर्नओवर अगर आपका अच्छा खासा है तो वहाँ पे जीएसटी 3B जो आपकी पर मंथ जाती है। ठीक है, टीसीएस वगैरह के बारे में हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि लास्ट क्लास में क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी और क्लास में जीएसटी का टॉपिक में एक ही एंट्री हुई थी। लास्ट में आपको दिखा देता हूँ पेज अप करके। ये हमने पेज अप करके देखा था कि आईजीएसटी की एक एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, आज हम लोकल में देखेंगे, यानी कि दिल्ली में अगर परचेज़ होती है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट, कंट्रोल A। अब क्योंकि नवंबर मंथ है तो मैं F2 करके डेट चेंज कर लेता हूँ, 1 नवंबर 2020। ठीक है, ये हमने डेट चेंज कर ली है, यहाँ से नवंबर की आ गई है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो भी आपको डालना है आप डालिए, मैं 01 डाल रहा हूँ। ठीक है, इसी कोई भी इनवॉइस नंबर जिस नंबर से हमारा काम हो रहा है वो आता है इनवॉइस नंबर, यानी बिल नंबर। इनवॉइस बिल नंबर एक ही बात है। ठीक है, मेमो नंबर ये एक ही बात है। पार्टी ले लेते हैं तो हम पार्टी ले लेते हैं, हम क्या करते हैं इस बार एक पार्टी ले लेते हैं, आंचल फैशन ले लेते हैं। ठीक है, आंचल फैशन। ठीक है, अब क्योंकि हम इस पार्टी से माल खरीद रहे हैं तो ये हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम जिससे भी माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। बिल बाय बिल को अगर आपको मेंटेन करना है कि पिछला बिल अगला बिल, इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लो कोई बंदा लेट पेमेंट दे रहा है तो हम एडजस्ट करा सकते हैं कि हाँ भाई पहला बिल आपका वो था, इसके बाद ये वाला बिल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आ जाते हो तो ये होता है मेलिंग एड्रेस, यानी पार्टी का एड्रेस, पार्टी कहाँ की है। जैसे मान लो अगर आंचल फैशन है तो मैं इसको कह रहा हूँ कि वो सूरत की पार्टी है। ठीक है, मैंने लिख दिया सूरत की पार्टी है। ठीक है, मैंने सूरत डाल दिया। सूरत, और सूरत कहाँ पड़ता है तो मैंने कहा गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पे गुजरात डाल दिया, एंटर किया। अब कंट्री तो इंडिया रहेगी लेकिन स्टेट क्या हो जाएगा, क्योंकि गुजरात की पार्टी है तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, पिन कोड वगैरह अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, बैंक डिटेल अगर आपके पास हो तो आप डालिए। ठीक है, यहाँ इसको रेगुलर रखना है। यहाँ उस पार्टी का जीएसटी नंबर आता है जिस पार्टी से हम माल परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट स्पेसिफिक है, अभी मैं इसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अंचल फैशन आ गया, गुजरात की पार्टी है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ परचेज लेज़र में, अब मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया, मैंने कहा चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शिफॉन एक कपड़ा होता है, मैं कह रहा हूँ शिफॉन लेना है मुझे, ठीक है, शिफॉन लेना है और शिफॉन लेना है मुझे बड़ी एल का। तो मैंने कहा L107, ये क्या होता है, लेंथ होती है, कपड़े की लेंथ होती है 107, 107 की लेंथ का है, ठीक है। अगर आप में से कोई कपड़े की लाइन में होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ना रख के हम इसको किस में रखेंगे, क्लॉथिंग में रखेंगे। तो हमने रख दिया इसको क्लॉथ, ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट कराया। अब अगर क्लॉथ की एक पर्टिकुलर कैटेगरी आपके पास है, ठीक है, और आपने उसमें ही सॉरी आपने इसके अंदर में ही कुछ चेंजेस करनी है कि जो क्लॉथ है उस पर मेरा टैक्स जो है वो फिक्स है, भाई मेरा तो 12% ही टैक्स लगना है, तो आप यहाँ से जीएसटी के टैक्स को भी इनेबल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी आइटम इस कैटेगरी में यानी क्लॉथ की कैटेगरी में आएगा तो उस पर अपने आप यहाँ पे टैक्स स्पेसिफाई हो जाएगा। मैंने इसको टैक्सेबल करना है और मैंने इंटीग्रेटेड 5% जैसे ही सेट किया तो बाकी में अपने आप एक्सेप्ट हो गया। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा दिया है तो स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में एक पर्टिकुलर अपडेट कराना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही करके देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, गुड्स कहाँ पे है, भजनपुरा लेना है, क्या लेना है। तो मैंने कहा भाई मुझे क्योंकि ये मीटर में चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और मैंने इसको 5168 मीटर करने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पे पीस आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेंगे, कभी भी अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके पास तो सॉरी आपके साथ, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे यानी आइटम के ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ पे जो यूनिट है इसे चेंज कर देंगे, ठीक है, ऑल्ट सी। और मैंने कहा कि यूनिट जो है वो मेरी मीटर्स में है तो मैं इसको कर रहा हूँ मीटर्स, ठीक है। एम टी एस का पूरा नाम मीटर, ये आपको रखना है, फॉर्मल नेम इनफॉर्मल नेम, ठीक है। ये लिखा हुआ है MTR मीटर्स लिखा हुआ है, हमने MTS लिखा है तो हम क्या करते हैं MTR लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर ठीक कर देते हैं इसको, हमने कहा कि भाई ये है मीटर्स, ठीक है, MTR। और यहाँ पे फॉर्मल नेम क्या होता है, इसमें जैसे पूरा नाम आपने लिखना है वो तो ऊपर आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दी तो वो चीज़ होती है, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको कंपाउंड एंट्रीज के बारे में बाद में सिखाऊंगा, पहले ये नॉर्मल एंट्री सीखिए, ठीक है। हमने कहा कि 168, अब पीस नहीं आ रहा है, अब पीस कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा MTR यानी मीटर आ गया। मैंने कहा कि मैं 27 रुपये मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीद रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट अभी कुछ नहीं लग रहा है, इतने का मेरा माल हो गया। अब इस पर जो है जीएसटी हमारी लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जब कोई नया आइटम डालना हो तो एंटर करते हैं और आज याद रखिए कि जब आप एक बार और एंटर करेंगे तो ये लाइन इसके पार हो जाएगी, देखिए, और यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि ये सूरत की पार्टी है तो इस पर भी IGST टैक्स ही लगेगा, इंटीग्रेटेड लगेगा। हम एंटर करते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो गया। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमने क्लॉथ की कैटेगरी में 5% टैक्स लगाया था। अब हमें ये जानना है कि ये टैक्स 5% लगा है कि उससे ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन होता है, इस साइड में यहाँ पर इसको बोलते हैं टैक्स एनालिसिस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं या ऑल्ट के साथ आप ए दबाते हैं तो आपका एनालिसिस खुल जाता है, ये टैक्स का एनालिसिस खुल गया। अब इसमें हमें ये शिफॉन जानना है कितने के हिसाब से है, तो ऑल्ट F दबा देंगे, F1, तो आपको दिख जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो हमारा 5% के हिसाब से लगा है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो कभी भी जब आपका माल 50,000 से ऊपर जाता है तो हम वहाँ पे जो टैक्स लगाते हैं उसमें ई-वे बिल भी लगाते हैं, ठीक है। इसमें ई-वे बिल के अंदर में जो डिटेल्स होती हैं ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास टेली का ई-वे बिल खुला है, ठीक है। ई-वे बिल पोर्टल में अलग थोड़ा सा सेटिंग अलग होता है, थोड़ा दिखने में अलग होता है, इसमें अलग होता है। तो सबसे ऊपर देखो बिल नंबर आ रहा है, फिर आ रहा है डेट, बिल की डेट क्या है, ठीक है। यहाँ ई-वे बिल नंबर एक बार जब आप ई-वे बिल जनरेट कर देंगे, ठीक है, और आपका जो ई-वे बिल पोर्टल है उस पर जनरेट हो जाएगा तो आप वहाँ से आप ई-वे बिल नंबर लिख सकते हैं, बिल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आ गया आंचल फैशन का, कहाँ पे है, सूरत गुजरात में है। मोड कैसे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोड है बाय एयर, बाय रेल, रोड और शिप। तो बहुत सारे ऐसी कंटेनमेंट्स जो होते हैं ना वो रोड के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी मोड हो सकता है वैसे, ठीक है। डिस्टेंस कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, यहाँ से दिल्ली से गुजरात कितने किलोमीटर है, तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे वो डाल देंगे दिल्ली से हमारा गुजरात कितने किलोमीटर है, ओके।
तो हमने जैसे मान लो मैं अपने मोबाइल में अभी सर्च करके बता रहा हूँ कि दिल्ली से गुजरात की दूरी कितनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू गुजरात, ठीक है। अब जब मैं डिस्टेंस डालता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि तकरीबन आपका ये बोल रहा है कि 1091.8 किलोमीटर यहाँ से गुजरात का रास्ता है। तो मैंने इसको 1000.8 किलोमीटर डाल लिया। पॉइंट नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से गुजरात का जो रास्ता है वो तकरीबन इतना ही है। और मैंने जब इसको एंटर किया तो ट्रांसपोर्ट का नाम आ रहा है कि जो आप किस ट्रांसपोर्ट से भिजवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बाय रोड भिजवा रहे हैं तो आप कोई अपनी गाड़ी में तो रख के नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं तो ट्रांसपोर्टर नेम आता है। तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टर नेम में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई ट्रांसपोर्टर क्या है, तो मैं उसका लेजर बना देता हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को दिया गया पैसा भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा। तो मैंने इसको किया कि ये जो है हमारा ट्रांसपोर्टर, तो मैं इसको रख देता हूँ, क्या नाम रखूँ, तो चलो मैं लिख देता हूँ जय माता दी ट्रांसपोर्ट, जय माता दी ट्रांसपोर्ट। इस पार्टी से जा रहा है और क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है मेरा तो इस पे जो खर्चा होगा वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में आएगा, ठीक है। जय माता दी ट्रांसपोर्ट करंट लायबिलिटी है क्योंकि हमें पैसे देने हैं, ठीक है। जय माता दी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टर की अपनी एक आईडी होती है कि आप ऐसे उसका कोई बिना आईडी के लाइसेंस के तो आप अपना हज़ारों का लाखों का माल तो किसी को भी नहीं दे दोगे ना, तो उसकी एक आईडी होती है, तो वो आईडी यहाँ पे डाल देंगे। जिस गाड़ी से जा रहा है वो व्हीकल नंबर होता है, वो डालना होता है। कई बार क्या होता है जब हम परचेज बिल निकाल देते हैं तो उसके बाद ही हमें पता लगता है कि हमारा किस व्हीकल से जा रहा है, उसका गाड़ी नंबर क्या है, या अगर एयरवे से आ रहा है तो एयरवे नंबर क्या है। तो ऐसे में हम सारी डिटेल्स को एट अ टाइम नहीं फिल कर सकते। कुछ डिटेल ऐसा होता है जब बिल टी आ जाती है यानी बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है तभी फिल होता है। तो आप अगर ध्यान से अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रेड हैं। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बहुत कुछ जूम कर दिया है। अब आप देखो कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ब्लैक में हैं और कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो रेड हैं। तो रेड पॉइंट का मतलब होता है कि ये तो कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। ब्लैक पॉइंट का मतलब होता है कि हो सकता है आपके पास डिटेल ना हो तो सर आप इसे बाद में भर दें। तो हमने कहा ठीक है जी, हमने उसको बाद में भर देना है, ठीक है। ये आपका रेगुलर है या कैसे है, ठीक है। डिटेल्स, डेट क्या है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो एंट्री कहाँ गई ये चेक करने के लिए हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम डिस्प्ले में डे बुक में जाते हैं और डे बुक में आप देखोगे कि ये एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो हमने टैक्स लगाया वो कहाँ गया, ठीक है। तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में देखिए, ठीक है। तो रिसीवेबल्स में ये तो यहाँ पे दिखा देगा कि बिल रिसीवेबल है, पेबल बिल, ये बिल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे स्टेटरी रिपोर्ट देख रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स देखना है, अपना जीएसटी देखनी है, ठीक है। R1 क्योंकि सेल होती है और R2 जो है परचेज होती है, तो हमें R1 देखनी चाहिए कि R2, करेक्ट R2 देखनी चाहिए क्योंकि R2 परचेज होती है। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ वाउचर फॉर द पीरियड, ये अभी तक 6 आपने एंट्री करी है, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड इन रिटर्न, जिसमें 5 इंक्लूड रिटर्न के लिए इंक्लूडेड है और 5 इनवॉइस विद न मिसमैच इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है उसके अंदर में। तो वहाँ पे 5 के 5 ऐसे वाउचर हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, यानी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। और यहाँ पे नॉट रिलीवेंट फॉर रिटर्न, यानी कि रिटर्न्स के लिए ये जो है GSTR के 1 एक ऐसी सेल है ये AR मोबाइल की जो रिलेवेंट ही नहीं है कि वो आपकी 1 में चली जाए। यानी हमने इसकी एंट्री, जो सेल की एंट्री है, ये कहीं ना कहीं इसमें कोई गलती करी है तो इसकी वजह से ये नहीं जा रहा। देखो ये इसके अंदर टैक्स लगा ही नहीं है, ये मोबाइल की एंट्री है, इसमें हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, इसलिए कह रहा है कि ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अगर रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो रिलेवेंट नहीं है तो सेल की एंट्री, हम परचेज़ की एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनवॉइस मिसमैच, क्या डिटेल मिसमैच है। तो ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ वाउचर विद इनकम्प्लीट और मिसमैच इन्फॉर्मेशन 5 ऐसे हैं जो जिनमें इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो हमने कहा कि भाई क्या क्या है, तो अभी हमने सिलेक्ट किया था ये यूबॉन का, AA का,
ठीक है। ये बिल्स ऐसे हैं जो इसमें मिसमैच इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्या मिसमैच है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यूओएम यानी यूनिट ऑफ मेजर नॉट मैप टू यूनिट और क्वांटिटी कोड, जो टैक्सेशन है उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। यही शिकायत इनमें पाँचों के साथ है। तो जब हम इसको इस तरह से एंटर करके देखेंगे तो ये दिखाएगा कि यूनिट और कोड हमने डाला नहीं है यहाँ पे, कि एक है यूनिट सिंबल हमने डाल दिया, कोड क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर हम पीसेस ले रहे हैं तो पीसीएस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यूनिट हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो हमारी परचेज टैक्सेबल है कि नहीं है। तो हम ये क्या है, क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशंस है। तो हमने क्या किया, हमने इसको परचेज टैक्सेबल कर दिया। और इंटीग्रेटेड टैक्स में कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 18% टैक्स लग रहा है। सेंट्रल कितना लग रहा है, स्टेट कितना लग रहा है, 18 है तो सेंट्रल का आपका जाएगा, यहाँ पे हमने कहा बेस्ड ऑन वैल्यू। और यहाँ पे हमने इसको सेंट्रल को, क्योंकि 9% सेंट्रल है और 9% स्टेट है, सेस वगैरह हम नहीं दे रहे हैं। तो एक एंट्री जब हम एक्सेप्ट करा रहे हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पार्टी का GSTIN नंबर क्या है, बिना उसके वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये डिटेल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें, GSTIN नंबर चाहिए हमें, IN नंबर जरूर चाहिए। तो भाई हम देखते हैं कि जो ये AA है इसका पार्टी का एड्रेस दिल्ली का ही है। तो हमने कहा ठीक है, तो 07 हम डाल देते हैं और इसमें हमने कोड इसका डाल दिया, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ कुछ भी, और मैंने इसको एक्सेप्ट कराया, ये डिटेल्स आ गई। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि यार वेरीफाई नहीं है, देखा लिखा हुआ है करेक्शन चाहिए हमें इसके अंदर में। तो जब हम करेक्शन कर देंगे तो ये जो एरर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। 2 एरर्स हैं यहाँ, एक एरर यहाँ है, ठीक है। रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ टाइम टेबल डिटेल के किस टाइम जाएगा, क्या माल है, ये देखो वही ना, वो जो हमने अभी डाला था ना, वही चीज़ों की करेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करेक्शन पता लग जाती है। दोस्तों कॉपी में ये स्टेप्स नोट कीजिएगा, टैली, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेट रेट, रिपोर्ट्स, R2 हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप साथ साथ सीखते रहोगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। 3 एंट्री, अब देखो 3 हैं जिसमें आप टैक्स ड्यू है आपका, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये है कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आपका टैक्सेबल वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। इतने का डिफरेंस आ रहा है, ये सब कुछ दिखा देता है कि काट के कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, कितना नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप कम से कम 10 आपको IGST, केवल IGST, क्योंकि मैंने आपकी क्लास में आपको IGST ही सिखाया है आज की। तो आपको IGST की 10 एंट्रीज आपको करनी है ढूंढ के, चाहे वो आप 10-12 की सॉरी 10th की नहीं, 11-12 की बुक्स में से ढूंढें, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको एंट्रीज मिल जाएंगी। GST रिलेटेड एंट्रीज फॉर प्रैक्टिस आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे जो हैं, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सारा काम करेंगे और मुझे बिल्कुल भी निराश होने का मौका नहीं देंगे, ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हाँ सर मैंने काम नहीं किया या कुछ भी। तो प्लीज़ आप लोग होमवर्क कीजिएगा। जो लोग वर्किंग हैं उनसे ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि वो अपने शेड्यूल में से टाइम को निकालें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप निकालोगे तो आपको जो है आने वाले टाइम में बेनिफिट दे के जाएगा। अभी भी आप देखो कि मैं रिकॉर्डिंग कितने बजे कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ना, 11:23 हो रहे हैं, 11:30 बजे रात को रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते डियर्स, आपको करना है और करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आप सभी के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय।